नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसकी तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये देखिए, ये है ढेर सारे रिप्लाईज और ये रिप्लाईज हैं उन आरटीआईज के जो मैंने फाइल करी है, जो है 40 से भी ज़्यादा। और इनके काफ़ी सारे रिप्लाईज मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, इससे बहुत ज़्यादा, जिनका हमने आगे प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों मैंने ईएसआईसी के साथ इतने सारे आरटीआई फाइल करे, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ईएसआईसी से निकलवाना चाहता हूं और इसे एक्सेसिबल बनाना चाहता हूं ताकि इस देश के करोड़ों आईपीज और उनकी फैमिली इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि इस पूरे इंफॉर्मेशन के बारे में, जो मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए इकट्ठा करी है, मैं आपको अवगत करा सकूं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट रन स्कीम है जो देश के एम्प्लॉयज के लिए, स्पेसिफिकली उन एम्प्लॉयज के लिए जिनकी सैलरी 21,000 से कम होती है। अगर उनकी कंपनी ईएसआईसी का हिस्सा है तो इन एम्प्लॉयज की सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा कट होता है और जिसके अगेंस्ट उनको ढेर सारे फायदे हैं। जैसे उनको ट्रीटमेंट मिलता है न सिर्फ डिस्पेंसरीज में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, उनकी मेडिसिन से लेकर एवरीथिंग फ्री होती है। नंबर सेकंड, अगर किसी दुर्घटनावश उनको आगे जॉब नहीं कर पा रहे हैं या आईपी की डेथ हो जाती है किसी कारण, तो उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, उनको या उनके फैमिलीज को। इसके अलावा अगर वो सिकनेस के कारण अपने जॉब पर नहीं जा पाते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया फायदा है। गवर्नमेंट आपकी सैलरी का अप टू 70% आपको रिम्बर्स करती है उस दौरान जब आप सिक होने के कारण अपने जॉब पे नहीं जा पा रहे हो। तो इतने सारे फायदे ईएसआईसी के, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत ही कम एम्प्लॉयज को इसके फायदों के बारे में जानकारी होती है और ज्यादातर एम्प्लॉयज जिनका ईएसआईसी कट भी रहा होता है, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी इसका कुछ भी फायदा नहीं उठा पाते। तो दोस्तों, आज का एपिसोड इसी बात को सॉल्व करने के लिए, और आज स्पेसिफिकली जिस बात को हम सॉल्व करना चाहते हैं वो है ईएसआईसी से ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो आज के इस एपिसोड के फर्स्ट हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टाइप की फैसिलिटीज होती है ईएसआईसी की और उससे इलाज लेने के लिए आपको क्या करना होगा। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी भ्रांतियां या कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन या कुछ ऐसी बातें जो ज्यादातर आईपीस को और उनकी फैमिलीज को पता नहीं है। बाय द वे, आईपीस ईएसआईसी में कवर्ड व्यक्तियों को, इंश्योर्ड पर्सन को मैं शॉर्ट में आईपी बोल रहा हूं, आईपी बोला जाता है। आईपीस को कुछ ऐसी बातें पता नहीं है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के सेकंड हिस्से में आपको बताने वाला हूं। और थर्ड हिस्से में जिस चीज का आप बहुत इंतजार कर रहे होंगे, मैंने इतनी सारी आरटीआई क्यों फाइल करी, उस आरटीआई के थ्रू मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए क्यों जरूरी है और वो इंफॉर्मेशन आप तक मैं कैसे पहुंचा रहा हूं, ये मैं बताने वाला हूं। तो इस एपिसोड में एंड तक आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर ईएसआईसी में आप कवर्ड हैं तो आप और आपके फैमिली उसमें इलाज कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जोधपुर सिटी का। तो अगर आप ईएसआईसी के थ्रू अपना इलाज लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है ईएसआईसी डिस्पेंसरी में जाना। डिस्पेंसरी हर सिटी में मल्टीपल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जोधपुर सिटी में देख पा रहे हैं इस पीडीएफ में, जोधपुर सिटी में 5 डिस्पेंसरीज है। ये डिस्पेंसरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होती है सिटी के अलग अलग हिस्सों में। तो अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है तो आप सीधे डिस्पेंसरी जाइए, वहां पे जो भी डॉक्टर बैठेगा वो उसका ना सिर्फ इलाज आपको लिख देगा, डिस्पेंसरी के बाहर ही ईएसआईसी का मेडिकल स्टोर होता है, वहां से आपको दवाई भी मुफ्त में मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपकी बीमारी डिस्पेंसरी लेवल से थोड़ी ज्यादा है, डॉक्टर को लगता है कि यहां पे उसका इलाज संभव नहीं है, हो सकता है इसमें एडमिट होना पड़े या इसके लिए जो आपको टेस्टिंग करवानी है या इसमें जो इलाज कराना है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें बात आगे बढ़ती है, वो जाती है ईएसआईसी हॉस्पिटल्स तक। तो ईएसआईसी जो कॉर्पोरेशन है वो खुद अपने ढेर सारे हॉस्पिटल्स चलाता है। फॉर एग्जांपल, इसी लिस्ट में आप देखेंगे तो जोधपुर में कमला नेहरू नगर में ईएसआईसी का खुद का एक हॉस्पिटल है। ठीक इसी तरीके से अलग अलग सिटीज में अलग अलग ईएसआईसी के हॉस्पिटल होते हैं। ये हॉस्पिटल 2 तरह के होते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को स्टेट रन करती है, जैसे जोधपुर वाला जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। ठीक इसी तरीके से जो जयपुर का हॉस्पिटल है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, उन्हें ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल बोला जाता है। ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल इस देश में कितने हैं वो इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
और इनमें से एक मॉडल हॉस्पिटल जो जयपुर का है, वहां पर हम खुद जाकर आए थे, जिसका व्लॉग आपको यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका इलाज डिस्पेंसरी में नहीं हुआ तो आइडियली अगर आपके सिटी में ईएसआईसी का खुद का हॉस्पिटल है तो आपको वहां पर रेफर किया जा सकता है। अब मान लीजिए आइदर आपकी सिटी में ईएसआईसी का हॉस्पिटल नहीं है या उस हॉस्पिटल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वहां पर वो पर्टिकुलर इलाज की सुविधा नहीं है, तो ईएसआईसी ढेर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप भी करता है। ये टाइप दो तरीके के किए जाते हैं। सबसे पहले टाइप किया जाता है सेकेंडरी लेवल ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी लेवल ट्रीटमेंट मतलब अगर आपका ट्रीटमेंट डिस्पेंसरी में नहीं हो पा रहा है तो आपको इन सेकेंडरी लेवल प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। हो सकता है इसका कारण है कि आपकी सिटी में ईएसआईसी का हॉस्पिटल है ही नहीं, या है तो उसमें काफी ज्यादा अभी प्रेशर है, वहां पे ज्यादा अभी इलाज के लिए लोग आए हुए हैं, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। तो आप जोधपुर सिटी का एग्जांपल देखेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि 10 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो सेकेंडरी लेवल ट्रीटमेंट के लिए ईएसआईसी में एम्पेनल्ड है, टाई अप है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर भी इलाज कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली कैशलेस होता है। ऐसा भी नहीं कि आपको पहले पैसे देने हैं और उसके बाद आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, नहीं, कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली कैशलेस होगा। अब इसमें बात करते हैं जो प्राइवेट टाइप हॉस्पिटल, उसमें सेकंड तरह के हॉस्पिटल्स की, ये कहलाते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टाइप्स। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका इलाज हर हॉस्पिटल में नहीं होता है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, घुटने या जॉइंट से रिलेटेड, चाहे वो पीडियाट्रिक हो, चाहे गायनोकोलॉजिस्ट हो, कैंसर हो, इस तरह की ढेरों बीमारियां जिनके लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, उनसे भी ईएसआईसी टाइप करता है, जहां पर ये स्पेशलाइज्ड बीमारियों के लिए आपको रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जोधपुर में देखेंगे तो यहां पर हार्ट के लिए कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहां पर वसुंधरा हॉस्पिटल जो है वो पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए एम्पेनल्ड है। ठीक इसी तरीके से हर सिटी में ढेर सारे सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट वाले हॉस्पिटल्स भी एम्पेनल्ड किए जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ ईएसआईसी का। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले आपको रेफरल लेना होगा अपनी डिस्पेंसरी का। डिस्पेंसरी से आप रेफरल कैसे ले सकते हैं? जैसे ही आप ईएसआईसी में एनरोल होते हैं, आपका एक कार्ड जनरेट होता है, उस कार्ड को आईपी कार्ड बोला जाता है। कुछ साल पहले इसके लिए एक येलो ब्लू कलर का कार्ड रेफर किया जाता था, बनाया जाता था ईएसआईसी ऑफिस में। लेकिन अब ये कंप्लीटली ऑनलाइन है और आपका एम्प्लॉयर एक पेपर के फॉर्म में ये आईपी कार्ड निकाल देता है, जिसमें न सिर्फ आप रजिस्टर होते हो, जबकि आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो आपके डिपेंडेंट पेरेंट हो, आपके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ हो, आपके बच्चे हो जिनकी उम्र 25 साल से कम है, ये सारे लोगों की डिटेल इस आईपी कार्ड में होनी चाहिए। ये एक आईपी कार्ड को आप जब अपने एम्प्लॉयर से सील साइन करवा देते हैं तो ये एक ऑफिशियल वैलिड कार्ड बन जाता है और इसके थ्रू आप इलाज ले सकते हैं। जो भी इसमें आपने अपनी डिस्पेंसरी सेलेक्ट कर रखी है, किसी भी बीमारी के समय सबसे पहले आपको वहां जाना है और वहां से आपको फर्दर रेफरल मिलते हुए, चाहे तो आप ईएसआईसी हॉस्पिटल में, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ईएसआईसी के थ्रू एम्पेनल्ड है वहां पर जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको एक स्ट्रक्चर समझ आया होगा और आप ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि अब मैं ईएसआईसी के थ्रू अपना इलाज ले पाऊंगा। आपको सिर्फ ये काम करना है कि अपने डिस्पेंसरी में जाना है और आगे का प्रोसेस वहां पे अपना आप हो जाएगा। नंबर सेकंड हम बात करते हैं, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था, कुछ ऐसी बातें जो ज्यादातर आईपीएस को पता नहीं होती है। नंबर 1 कि अगर आपकी डिस्पेंसरी ने आपको ईएसआईसी के किसी भी एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया है तो वहां पर आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो इलाज कंप्लीटली कैशलेस होगा। न सिर्फ इलाज बल्कि दवाइयां भी, अगर वहां पे कोई टेस्टिंग है तो वो भी। इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है कि कुछ हॉस्पिटल्स आपसे ये बोलेंगे कि आप हमें कुछ एडवांस में पैसा दीजिए और जब आपका रीइंबर्समेंट होगा तो आप ईएसआईसी रीइंबर्समेंट ले लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन हॉस्पिटल को कैशलेस इलाज देना है। अगर वो इलाज नहीं दे रहे हैं तो आप उसकी आगे ईएसआईसी कॉर्पोरेशन में कंप्लेन कर सकते हैं या डायरेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर सेकंड, जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है, पहले उसके लिए 2 साल की सर्विस मैंडेटरी थी, लेकिन अब सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए ईएसआईसी की एक जनरल मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि 6 महीने की सर्विस ही कंपलसरी है, उसके बाद आप सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट ले पाएंगे। तो अभी भी जो आईपी कार्ड है वहां पर ये 2 साल प्रिंट होके आ रहा है और ज्यादातर जगह इसमें फ्रिक्शन आ रहा है। तो मेरी निवेदन है ज्यादातर आईपीएस से कि वे जाकर इस बात के लिए वहां पे लड़ें, वहां पे बात करें कि अब 6 महीने हो चुका है और अगर वो आपको इलाज देने से इनकार करें तो अगेन दिल्ली सेंट्रल ऑफिस ऑफ ईएसआईसी में आप कंप्लेन दर्ज करिए। थर्ड, अगर किसी इमरजेंसी में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो उसका जो भी आपका खर्चा आएगा वो इनकी रेट लिस्ट के हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट उसका मिल पाएगा। लेकिन आपको इसमें ध्यान नहीं रखना है कि इमरजेंसी हुई
कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ अचानक से बीमारी आ गई, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसके 24 to 48 आवर्स में आप डिस्पेंसरी में जरूर सूचित कर दें और उन्हें बता दें कि हम फलान फलान हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं, आगे के कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हमें कहाँ अपना ट्रीटमेंट लेना है वो आप वहां से रेफरल के थ्रू कर जाएं, ताकि आगे का तो आपका कैशलेस हो जाए और ये जो इससे पहले 1-2 दिन में आपका खर्चा हुआ है उसका आप ईएसआईसी से रिइंबर्समेंट ले पाएंगे। चौथी बात, ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है तो ईएसआईसी आपको कंप्लीट बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप जिसके बाहर 2-3-4 हजार रुपए लग जाते हैं, वो ईएसआईसी के थ्रू कंप्लीटली फ्री मिलता है आपको। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। नंबर 5 बात, अगर आप सिक हैं और उसके कारण आप छुट्टी ले रहे हैं तो ईएसआईसी आपकी सैलरी का अप टू 70% आपको पे करेगा सिकनेस बेनिफिट के रूप में। इसकी भी डिटेल्स हम बना चुके हैं कैसे इसे अवेल करना है, जिसका लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका 6th पॉइंट ये है कि आप न सिर्फ खुद बल्कि आपके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, आपके बच्चे जिनकी उम्र अप टू 25 ईयर्स तक हो सकती है अगर वो जॉब नहीं कर रहे तो, और आपके डिपेंडेंट पेरेंट अगर उनकी मंथली इनकम 9,000 रुपए से कम है तो ये सारे ही लोग आपके साथ ईएसआईसी का बेनिफिट लेने के लिए 100% एलिजिबल हैं। जैसे आपको कैशलेस इलाज मिलेगा, इन सभी को भी कैशलेस इलाज मिलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि आपको इन सभी को अपने एम्प्लॉयर को बोल के आईपी कार्ड में जरूर ऐड करवा देना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मुझे इतनी सारी आरटीआई आखिरकार क्यों फाइल करनी पड़ी। तो दोस्तों जब हम ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपको डिस्पेंसरीज की लिस्ट मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो स्टेट रन हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें से कुछ हॉस्पिटल मिसिंग हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर की लिस्ट मिल जाएगी ईएसआईसी की वेबसाइट पर। और इसी वेबसाइट के एक और पेज पर आपको जो भी मॉडल हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन जब बात आती है टाई अप हॉस्पिटल की, प्राइवेट या फिर सुपर स्पेशलिटी, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। इनफैक्ट जो डिस्पेंसरीज है उनमें भी फिल्टर कर पाना, अपनी स्टेट की ढूंढ पाना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, स्पेशली मोबाइल में देखने पर। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको स्टेट वाइज जितनी भी डिस्पेंसरीज है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी टाई अप हॉस्पिटल हैं, चाहे वो सेकेंडरी लेवल ट्रीटमेंट के लिए हो चाहे वो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए हो, वो सारे के सारे आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्म में अवेलेबल करा सकूं। क्योंकि ये जो टाई अप हॉस्पिटल्स हैं ये तो पता नहीं कहां किसी कोने में किसी पीडीएफ फॉर्म में पड़े हैं, ये अवेलेबल है ही नहीं आसानी से पब्लिक फोरम में। तो इसके लिए मैंने दोस्तों क्या किया, सबसे पहले मैंने ट्रायल किया कि मैं राजस्थान स्टेट के लिए डिटेल निकालने की कोशिश करता हूं। तो मैंने राजस्थान स्टेट के लिए आरटीआई फाइल करी और मेरे पास लगभग 1 महीने के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि पूरे स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने टाई अप हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल का ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, किन किन बीमारियों के लिए वो टाई अप किए गए हैं, कितने समय तक टाई अप है, कौन से ईयर तक उनका टाई अप कंटिन्यू रहेगा, ऑल द डिटेल्स। मुझे लगा दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। अगर मैं ये पूरे देश के लिए ऐसा एक डेटाबेस बिल्ड कर पाऊं तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो मैंने एक और आरटीआई फाइल करी सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल ईएसआईसी ऑफिस में, अज्यूमिंग दैट कि जैसे राजस्थान स्टेट के पास उनकी पूरी ये लिस्ट अवेलेबल है, सेंटर के पास पूरे देश की अवेलेबल होगी तो सब लोगों का फायदा हो जाएगा। बट टू माय अटर सरप्राइज सेंटर ने ये आरटीआई फॉरवर्ड कर दी सारे स्टेट हेडक्वार्टर्स में और यूनियन टेरिटरीज के हेडक्वार्टर्स में। यानी जो मेरी एक आरटीआई थी वो लगभग 35 से 40 आरटीआईज के अंदर बदल गई। अब मेरे पास हर स्टेट्स के और फर्दर आरटीआईज डल रहे हैं क्योंकि उस स्टेट हेडक्वार्टर के पास भी कई बार ये पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और वो अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और आरटीआईज की क्वेरी डाल के इंफॉर्मेशन मंगवाने की कोशिश कर रहा है। देन आई एम रियली शॉक्ड कि अच्छा हुआ मैंने ये एफर्ट कर लिया क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। जब ईएसआईसी हेड ऑफिस को भी पता नहीं कि उनके कितने टाई अप हॉस्पिटल हैं अलग अलग स्टेट में, तो फिर ये आम आदमी को इंफॉर्मेशन कैसे पता होगी। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ये किया, जैसे जैसे मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं मैं एक एक स्टेट को कंपाइल करवाता जा रहा हूं अपनी टीम से मिलाकर। और सबसे पहले हमने राजस्थान स्टेट कंप्लीटली कवर कर ली है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट भी लगभग कंप्लीट है और विद इन 1 वीक हम उसको भी लॉन्च कर देंगे हमारे ब्लॉग पर, जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे मेरे पास रिप्लाईज आते जा रहे हैं मैं स्टेट वाइज चल रहा हूं, एक ही ब्लॉग में उस स्टेट की डिस्पेंसरी, उस स्टेट के ईएसआईसी के ओन हॉस्पिटल्स, मॉडल हॉस्पिटल्स, सेकेंडरी लेवल टाई अप हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी टाई अप हॉस्पिटल, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। और इस इंफॉर्मेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी का जितने जितने डिस्पेंसरीज का, जितने जितने हॉस्पिटल्स का हमको गूगल लोकेशन का लिंक मिल रहा है वो भी हम यहां पर लगाते जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी में आप लोगों को फायदा हो।
और दोस्तों, हमारा जो ये लेबर लॉ एडवाइजर चैनल का ब्लॉग है, इसमें हम और भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए डालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही नया साल शुरू होता है तो आपको ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि साल ओवरऑल छुट्टियां कितनी मिलेगी। तो हमने एक पूरा ब्लॉग लिखा है जिसमें हमने हर स्टेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस लिंक किए और उनकी पूरी लिस्ट दी है स्टेट वाइज, इस साल कितनी आपको छुट्टियां मिलने वाली है। इसका भी लिंक, इस ब्लॉग का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए ये इतना मैंने बड़ा एक पंगा ले लिया है और ढेर सारी मेरे पास फिजिकल लेटर्स आ रहे हैं। मैंने स्पेसिफिकली अपनी आरटीआई में लिखा भी था कि आप फिजिकल लेटर्स मत भेजिएगा, मुझे सॉफ्ट कॉपी में इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, पेपर भी बचेगा। लेकिन पता नहीं क्यों ज्यादातर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं आ रही है, कुछ कुछ की सॉफ्ट कॉपी आ रही है, लेकिन ज्यादातर के फिजिकल लेटर्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इनको स्कैन कर रहा हूं, उसके बाद ये इतनी सारी लिस्ट है, इनको मैं टाइप करवा रहा हूं और टाइप करवा के ब्लॉग में डाल रहा हूं ताकि इस देश के करोड़ों आईपीएस का आप सभी का फायदा हो सके। और यही हमारी मंशा है। अगर आप जागरूक रहेंगे, अगर आपको नॉलेज रहेगी, अगर आप जानेंगे कि आपके हक और आपके अधिकार क्या हैं, तो फिर आप सिस्टम से लड़ पाएंगे और अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है लेबर लॉ एडवाइजर चैनल पर। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एफर्ट, हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन ब्लॉग्स को, इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।